नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 बसंत बाग 1 लेसन 2 बचपन के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका है कृष्णा सोबती। यह एक संस्मरण है जिसमें लेखिका अपने बचपन को याद करती है। क्या क्या बचपन में उसके साथ घटनाएं या वाक़या होते हैं, अपने बचपन की बातें इसमें वर्णन करती है। चलते हमारे लेसन की तरफ। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी, अपने बचपन की ओर ले जाऊं। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। यानी क्या है, मैं आपसे क्या है, बड़ी हूँ उम्र में, ठीक है। आपकी दादी, नानी, मौसी, बुआ के समान, और परिवार के सब लोग मुझे क्या कहकर पुकारते हैं, जीजी। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि लेखिका को बचपन में लोग क्या कहकर पुकारते थे, जीजी। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में शाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए। यानी क्या जनरेशन गैप है जो इसमें वर्णन किया गया है। उम्र के हिसाब से हमारे और उनके समय में जो अंतर होता है, हमारे बच्चे और हमें जो अंतर होएगा उसको यहाँ चरितार्थ किया गया। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती हूँ, नीला जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेट। क्या कौन से कपड़े पहनना पसंद था, ग्रे नीले रंग के, ठीक है। खासकर नीला जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेट। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो। उम्र के साथ साथ हमारे खान पान और पहनावे में भी अंतर आता रहा। गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर, वाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार, घेरदार कुर्ते। ये सभी क्या है, पहनने की पोशाकें। बचपन में कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल्स। यानी लेखिका को ऐसी फ्रॉक बहुत पसंद थी। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब, रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गरम फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरे ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। लेखिका की पोशाकों के बारे में वर्णन है। मुझे अपने मोजे और स्कर्टिंग भी याद है। बचपन में हमें मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर और नौकरानी से नहीं धुला सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। यानी लेखिका इतवार की सुबह क्या काम करना पड़ता था, अपने मोजे स्वयं धोने होते थे। क्योंकि नौकर से धुलाने की मनाही थी। धो लेने के बाद हम अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सर्वर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले की कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें अब नए जूते मिलते हैं, उनके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता है। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगता तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। यानी हमारे बचपन में जूते ऐसे थे जो सख्त थे और पैरों को काटते थे, रुई हम साथ रखते थे। लेकिन आज के जूते क्या है, नरम और आरामदायक आने लग गए हैं। हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। लेखिका को हर शनिवार क्या पीना पड़ता था, ऑलिव ऑयल। यह एक मुश्किल काम था। शनिवार की सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। छोटी शीशी के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मिलती मैंने जी मचलाना, उल्टी की शिकायत। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम भी पीते तो शनिवार दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। समय में अंतर आता है।
लेखिका ने भी अपने समय में अंतर बताया है। याद रहे, इन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। पहले क्या, जैसे आजकल रेडियो टेलीविज़न है, पहले ग्रामोफोन होते थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पेटीज़ में बदल गया है, शहतूत और पालके के और खसखस के शरबत, कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेवी को रेस्ट्रा की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल में ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते, वहां से एक उतराई उतरते और मॉल कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू भन बनाती। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा तो मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर बड़े मज़े से खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात में खाना के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े से खाती। लेखिका को चॉकलेट और टॉफ़ी खाना बहुत पसंद था। वो आराम से बिस्तर पर लेटकर उसे खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमस। सोच कर भी मुँह में पानी भराए। चेस्टनट एक गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर। ये क्या है, खाने की चीज़ें हैं। और क्या है, गुलाब कसमस, मुंह में पानी भरते हैं, फल है। और चने के आकार के मसाला, कुछ खाने की चीज़ें, चने और गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने और गरम की पुड़िया जो अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इसकी चौड़ाई की चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्मों का गाना जना चोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार, जना चोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बरकुआते पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालते और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। चुटपुर में हमने शिमला रिज पर मज़े किए, घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक गूंज फैल जाती। इसके संगीत के प्रभु ईश स्वयं कुछ कह रहे थे। यह रीज पर शिमला रिज का दृश्य है। वहाँ पर जाखू पर्वत है, साथ में चर्च है और वहाँ से आने वाली ध्वनि, संगीत और प्रार्थना का यहाँ वर्णन है। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा था, गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही। दूर दूर फैली पहाड़ियों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगी। रिज पर भी रौनक और मॉल की दुकानें चमक के भी क्या कहने। कैंडल्स पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। सर्वर्स कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कलका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। उनकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बे वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी दूरी पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेजी रफ्तार गाड़ी वही थी। सबसे कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते। दिल्ली में अब भी उनकी आवाज़ आती है। बच्चे उन्हें देखकर बाहर दौड़ते दिखता है। एक भारी भरकम पक्षी उड़ा रहा पंख फैलाकर, यह देखो वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ लगती। हाँ, गाड़ी में मॉडल वाली दुकान को एक ऐसी दुकान भी थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। वह दुकान भी थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। शुरू में चश्मा लगाना अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे और देखते और कहते आँखों में कुछ तकलीफ़ है। हम उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती हूँ, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम होता रहता। मैं अपनी आप इसकी जिम्मेवार हूँ। अब आप दिन की रोशनी में छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगे तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, उस पर पहली बार मैं चश्मा लगाया तो मेरे चचेरे भाई मुझे देखो कैसी लग रही है। यानी लेखिका को चश्मा क्यों लगा,
उसकी आंखें कमज़ोर थी लैंप की रोशनी में पड़ने के कारण, और उसके चचेरे भाई इसको लंगूर की शक्ल कहकर पुकारते थे। चश्मा जब पहले उन्हें लगाया, मैं खीजी कि मुझ पर वह क्यों दोहराया जा रहा, बस और बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं उसके कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती ही देखती रही। सूरत बनी लंगूर की। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, मैंने अपने छोटे से भाई का टोपा पहनकर सिर पर रखा। कुछ अजीब अच्छा भी और मजाकिया भी तब की बात थी और मेरे चेहरे के साथ घुल मिल गया। चश्मा अब कभी उतरा हुआ होता तो चेहरा खाली खाली लगने लगता। याद आ गया है, टोपा, कोली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ मैं। कई रंगों के जमा कर लिए हैं। हाँ, दुपट्टों का ओढ़ना और यहाँ सहज सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ। धन्यवाद।